Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. Now today we discuss next topic of dispersion, that is about refraction through prism. Refraction prism से किस तरह होता है? It can be divided into two parts. फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन. जो हमने बात की थी ना एंगल ऑफ डेविएशन की प्रिज्म के अंदर, मैंने बेसिकली ये डायग्राम आपको कल भी बताई थी पिछले लेक्चर में, बट कुछ एंगल वगैरह का ज्ञान जो है आज थोड़ा सा देना पड़ेगा इसमें. सो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन और इसका सेकंड पार्ट आता है मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म फार्मूला के लिए तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. टुडे वी डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन. पहले तो डायग्राम समझिए. सेम डायग्राम, प्रिज्म लिया, इसका कोई एंगल प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है. व्हाइट लाइट आती है, जैसे यहां पहुंचती है आपको पता है हमने यहां सेंटर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ की n1 और फिर आपको पता है जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है लाइट तो क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और m तक पहुंच जाएगी. जैसे m पर पहुंचेगी यहां से फर्दर रिफ्रैक्शन होगा तो सेंटर से फिर नॉर्मल खींचिए n2. अब देखिए यहां डेंसर से रेयर की तरफ एंटर कर रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब इस नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब दूर नीचे की तरफ भागेगी. तो यहां पर I2 हो जाए. देखिए यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है. अब देखो बेसिकली यहां पर रिफ्रैक्शन हुई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हुआ. अब यहां पर एंगल ऑफ R2. अब आप सोचेंगे कि यहां I1 होना चाहिए था क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन आगे को हो रही है. बट अगर आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखें तो अगर इस तरफ से लाइट आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यही मानेंगे ना रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग. तो उसी तरह से ये, ताकि ये क्या हो जाए, वर्टिकली अपोजिट हो जाए और सिमिलर हो जाए. R1 R2 के इक्वल, I1 I2 के इक्वल, एक्सटर्नल एंगल्स I हो जाए. अब अगर हम इसी के यहां K डाल दिया, यहां L मान दिया, यहां O लगा दिया, यहां M मान लिया और यहां Q मान लिया, इसको N1 और इसको N2. अब देखिए अगर हम ये जो आई हुई व्हाइट लाइट है इसी को फर्दर बैक ट्रेस करें तो कहीं यहां इस तरह जाएगी और इसी सेकंड जो रिफ्रैक्ट हुई रे उसको भी फर्दर रिट्रेस करें तो यहां जाके ज्वाइन होगी. और जब इस सेकंड इंसिडेंट लाइट, दैट इज इसको इमर्जेंट, यहां पर कई बुक्स में आपका I2 की जगह E भी यूज किया है तो फर्दर कंफ्यूजन नहीं होना है. I2 की जगह आप E भी यूज कर सकते हैं, दैट इज इमर्जेंट एंगल या इमर्जेंट रे जिसको बोलते हैं. अब जब इस रे और इस बैक ट्रेस रे के बीच का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोला जाता है, डेल. तो अब देखो, और अब बात आती है कि ये OPLM ये भी ट्राइंगल बनी, इसके अंदर भी कोई एंगल होगा. अब देखिए बेसिकली ये I1 है तो ये पूरा एंगल भी I1 होगा यहां से लेकर यहां तक, बट बीच में R1 है और इसको मानेंगे बेटा जब इस एंगल को हमें निकालना होगा. देखो इस तरह से, देखो ये तो हो गया बेटा R1, ये पूरा हो गया I. तो हम क्या करेंगे, I1 ही मानेंगे ना इसको भी. जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह है I1, तो I1 माइनस R1 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा ना I1 माइनस R1. तो उसी तरह I1 माइनस R1 यहां लिख दिया. सिमिलरली इस तरफ क्या आ जाएगा, I2 माइनस R2 हो जाएगा. तो ये ट्राइंगल्स की बात. नाउ वी स्टार्ट डेरिवेशन. अब देखिए यहां पर ट्राइंगल PLM को देखिए, PLM ये देखिए मैं बनाता हूं यहां पर ट्राइंगल PLM. देखिए ये P है, ये L है, ये M है. देखिए P, ओके. अब देखो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से ट्रेस हुई है बाहर को और यहां पर डेल एंगल है, ठीक है, डेल्टा. और यहां पर कितना है आपका I1 माइनस R1 और यहां पर कितना है I2 माइनस R2. बेटा रिफ्रैक्शन में चलिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आपको यहां पर क्या दिख रहा है, ट्राइंगल्स में एक्सटर्नल एंगल्स की प्रॉपर्टी दिख रही होगी. दीज टू आर इंटरनल एंगल्स. एंगल L प्लस एंगल M क्या है, इंटरनल एंगल है. और पता है आपको ये जो डेल्टा M है मतलब एंगल जो P बन रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल. तो आपको एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. तो आप लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल L प्लस एंगल M. तो हम लिख सकते हैं, देखो
डेल्टा इज इक्वल टू पहला एंगल आपका मतलब एंगल L प्लस एंगल 2। एंगल L कितना दिया हुआ है, देखो एंगल P कितना दिया है, डेल्टा दिया है। एंगल L कितना दिया हुआ है, I1 माइनस R2 दिया है, आपको पता है। एंगल 2 कितना मतलब एंगल M कितना दिया है, I2 माइनस R2 दिया है। भर दीजिए वैल्यू। अब नाउ हम I वाले इकट्ठे कर देंगे, R वाले इकट्ठे कर देंगे। तो I1 प्लस I2 माइनस का निशान है, बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस R1 माइनस R2। अब नाउ इन दिस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो वैसा ही। अब इस टर्म में माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर। जब इन टर्म्स में माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, R1 प्लस R2, तभी तो माइनस बना ना यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 1। अब देखिए उसी तरह से आप क्या कीजिए, ट्राइंगल OLM को लीजिए। किस ट्राइंगल को लीजिए, OLM। देखिए यहां पर OLM, तो OLM ट्राइंगल कुछ आपको इस तरह से नजर आ रही होगी, OLM। अब OLM ट्राइंगल में ये R1 है, ये आपका R2 है, ये कोई एंगल समथिंग है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो एंगल ऑफ ट्राइंगल होते हैं ना, आपको पता है सभी आपने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर कोई एक्सटीरियर सारे इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको डाल दीजिए बेटा सेकंड इक्वेशन। अब नाउ आप एक और चीज यहां देख रहे होंगे, यहां क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल आप बोलेंगे कौन सा बन रहा है, देखो ना OLAM, देखो इस तरह से जो है क्वाड्रिलेटरल जो है आपको दिख रहा है, इस तरह से OLAM, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको। यहां पर है एंगल आपका, कौन सा एंगल है यहां पर, ये L है, ठीक है ना। अब ये देखो इस तरह से, अब ये जो एंगल L और एंगल M है ये इक्वल होंगे, बट ये 90 डिग्री के हैं। अब आप बोलेंगे 90 डिग्री के कैसे हुए, क्योंकि देखो ना अगर आप इस लाइन को देखते हैं तो यहां से नॉर्मल क्रॉस कर रही है, अंदर से ऐसे नॉर्मल आ रही है ना, तो आप नॉर्मल जो लाइन है वो इसी पर बनी होगी। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होती है उसके जो आपका सरफेस है। तो देखो इस तरफ भी ऐसा ही हुआ, तो एंगल L और एंगल M आ गए 90 डिग्री के। एंगल A और O हमें पता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 के इक्वल, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल L कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल M फर्दर बेटा 90 डिग्री है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां आपके पास आ जाएगा, मैं यही लिख देता हूं, क्यों ऐसे स्पेस रहने देना, तो आपके पास आ जाएगा एंगल O प्लस एंगल A प्लस 90 प्लस 90 180 डिग्री इज इक्वल टू दी 360 डिग्री, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो जब आप 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 ही आपके पास शेष बचेंगे, तो एंगल O प्लस एंगल A आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको डाल दीजिए बेटा इक्वेशन 3, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 3। अब हमने करना क्या है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से आप एक चीज देखेंगे कि 180 डिग्री कॉमन है भाई, 180 डिग्री कॉमन है ना। तो आप पहले से इसकी साइड देखिए ना, यहां पर लिखा है एंगल O प्लस एंगल A। अब इस तरफ का देखिए ना, सेकंड का देखिए एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2, ये दिख रहा होगा आपको भी, इस तरह से जो है लिखा हुआ है। अब देखो मैं एक स्टेप नहीं करूंगा, यही काट देता हूं।
एंगल ओ, ये एंगल ओ जब इस तरफ आएगा माइनस का होगा तो यहीं काट देते हैं इसको, तो एंगल ओ से एंगल ओ कट गया आपका। और नेक्स्ट स्टेप, अब पूरा मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं करना है, बेसिकली मैथ्स ही करना है। तो यहां आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये स्टेप बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास। अब देखो इनको क्या कर सकते हैं, एंगल की जगह हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसको डाल दीजिए बेटा फोर्थ इक्वेशन, इसको डाल दिया हमने, गिव दिस इक्वेशन फोर्थ, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन जो है डाल दी है। तो अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन आपको थोड़ी याद होगी, फर्स्ट इक्वेशन में रिमाइंड करवाता हूं आपको। फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसी थी, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस R2। ये आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसी हमने करना क्या है, बेसिकली हमने कुछ नहीं करना है, बेसिकली हमने इस फोर्थ इक्वेशन को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना। तो क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस, देखो ना R1 प्लस R2 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं ना, तो माइनस आ गया A। और एक बात और मैंने करनी है, सम टाइम एक फॉर्मूला भी बनता है, A इस तरफ आ गया तो डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I21 प्लस I2। मैं ये फॉर्मूला ऐसे यहां तक ही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। यहां पर हमारा जो है एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, ये फिफ्थ इक्वेशन हमें दे गई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज दी डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। कई बार इस तरह का भी आ जाता है, भी आप इस तरफ ले आए और सम टाइम इसकी जगह E भी यूज किया होता है, I प्लस E। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपके काम का है वो केवल यहीं तक है बेसिकली, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ये एंगल ऑफ डेविएशन आपका फाइंड आउट हो गया। अब एक बात और ध्यान रखें, ये तो हमने फाइंड किया नॉर्मल प्रिज्म के लिए, बट थिन प्रिज्म का भी एक केस आता है। थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, अब हम बात करेंगे फॉर थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की, कि थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली हमें थिन प्रिज्म के लिए क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। आज जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो आपको पता है स्नेल्स लॉ होता है म्यू, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो म्यू कितना है आपके पास, म्यू दिया आपको पता है स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R, ठीक है ना, ये होता है। और आपको एक बात भी पता है कि जब एंगल प्रिज्म अगर थिन है तो एंगल उसके क्या होंगे, स्मॉल होंगे। जब बेटा एंगल स्मॉल होंगे तो आपने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में भी पढ़ा था कि साइन I और साइन R को हम क्या ले लेते थे, I ले लेते थे। और वो भी आपको पता है जब हम क्या कर दे, थीटा की लिमिट को 0 पुट कर दे तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब साइन I किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया। तो ये भी आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन I को और साइन R को I एंड R से रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू I अपॉन R। तो बेसिकली बेटा I यहां से आ सकता है, I इज इक्वल टू म्यू R। हमें एक आइडिया मिल गया। जब हमें एक आइडिया मिल गया तो I1 भी क्या होगा, I1 क्या होगा, म्यू R1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है, प्रिज्म तो एक ही है। तो सिमिलरली उसी तरह से बेटा फर्दर आपका I2 के लिए भी म्यू R2 हो जाएगा। I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। जब I1 और I2 आ गया तो इस I1 और I2 की वैल्यू आप इस फिफ्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। किसमें करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन में जो है पुट करेंगे। मैं इस फिफ्थ इक्वेशन को ऊपर अगेन लिख देता हूं ताकि हम डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट कर सके। फिफ्थ इक्वेशन जो आपके पास आई है वो है बेटा डेल्टा इज इक्वल टू, आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज I1 प्लस I2 माइनस A। अब नाउ हमें क्या करना है, ये जो फिफ्थ इक्वेशन है इस फिफ्थ इक्वेशन में I1 और I2 की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए हमारे पास आएगा डेल्टा I1 की है म्यू R1 प्लस
म्यू R2 है I2 की माइनस ए। अब यहां पर बेटा आप क्या ले सकते हैं, म्यू कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए। अब यहां पर बेसिकली क्या होगा, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर। अब एक और चीज यहां पर देखो, हमने पीछे एक चीज निकाली थी ना, एक आपको याद होगी मेरे ख्याल से, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से ऊपर एक और इक्वेशन थी, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 आपको याद अगर होगी तो हमने इक्वेशन 4 जो थी वो निकाली थी ऐसी कुछ, इक्वेशन 4 हमने कुछ ऐसी निकाली थी, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अरे ये फोर्थ इक्वेशन थी, तो इसी फोर्थ इक्वेशन में देखो हम क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 की जगह a फर्दर पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू a माइनस ए। तो आप यहां बेटा क्या कर सकते हैं, अगर आप क्या करें a को कॉमन ले बाहर, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1। ये देखिए इस तरह का फॉर्मूला बन गया। ये आपका बेटा चॉइस चल गई आपकी फॉर थिन प्रिज्म, और ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे ये थिन प्रिज्म के लिए है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, और दूसरा अगर पूछे तो वो नॉर्मल अगर रिफ्रैक्शन थ्रू करता है तो उस फॉर्मूला को आपने डिराइव करना है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, कल हम जो है करेंगे स्टार्ट प्रिज्म फॉर्मूला। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड द बेस्ट ऑफ लक।